पिछले पार्ट में आपने देखा कैसे मैंने अपनी वाइफ लियू रुयन की फेक डेथ का सच पकड़ लिया था। पिछले जन्म में उसकी फेक डेथ की वजह से मैं 10 साल तक नरक जैसी जिंदगी जीता रहा, लेकिन इस बार मैंने सब कुछ बदलने का फैसला कर लिया। जैसे ही मैंने उसे हॉस्पिटल बेड पर मरा हुआ बनने की एक्टिंग करते देखा, मैंने सीधा ऑर्गन डोनेशन डिपार्टमेंट बुला लिया। अब अगर डॉक्टर्स ने बॉडी खोल दी तो लियू रुयन का पूरा खेल वहीं खत्म हो जाता। और ये सोचकर उसकी बेस्ट फ्रेंड वांग मनयुन घबराकर इधर उधर भागने लगी। तभी लियू रुयन की माँ डू श्याओमिन भागती हुई पहुंची। उसके बालों में सैलून के कर्लर अभी भी लगे हुए थे। उसने लियू रुयन को सही सलामत देखा तो राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। निकम्मे आदमी, मेरी बेटी तुमसे शादी करके बर्बाद हो गई। वो मर गई और तुम उसकी बॉडी काटना चाहते हो। आखिर में ऑर्गन डोनेशन वाले लोग मजबूर होकर चले गए। वांग मनयुन ने राहत की सांस ली और फिर लियू रुयन को सफेद कपड़े से ढक दिया। डू श्याओमिन सोफे पर बैठकर मुझे लगातार गालियां देती रही। मैंने सिर झुकाकर कहा, माँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो चिल्लाई, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं खुद अपनी बेटी को क्रीमेशन के लिए ले जाऊंगी। मैं तुरंत चुप हो गया और वांग मनयुन द्वारा दिया गया वही पानी डू श्याओमिन को दे दिया। वो लगातार चिल्लाने और टेंशन की वजह से बहुत प्यास लगी हुई थी, इसलिए उसने पूरा पानी एक सांस में पी लिया। वांग मनयुन रोक भी नहीं पाई। सिर्फ 2 मिनट बाद ही डू श्याओमिन गहरी नींद में गिर गई। वांग मनयुन घबरा कर बोली, जीजा जी आप फिर से ऑर्गन डोनेशन तो नहीं करवाना चाहते ना? मैंने सिर हिलाया और डू श्याओमिन को सोफे पर सीधा लिटाकर कहा, नहीं, माँ ने मना कर दिया है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। वांग मनयुन ने राहत की सांस ली और बोली, फिर आप आंटी को इमरजेंसी में ले जाइए, मैं रुयन दीदी की क्रीमेशन संभाल लेती हूँ। मैं हल्का सा हंसा और बोला, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पेशेंट को देखना चाहिए, और मैं हस्बैंड हूँ, क्रीमेशन मैं कराऊंगा। इतना कहकर मैंने सीधे क्रीमेटोरियम में फोन कर दिया। वांग मनयुन की हालत गर्म तवे पर चींटी जैसी हो गई। वो लगातार डू श्याओमिन को जगाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो बिल्कुल नहीं उठी। आखिर क्रीमेटोरियम वाले आए और लियू रुयन को स्ट्रेचर पर ले गए। तभी वांग मनयुन आंखें टूट गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, जीजा जी मुझे लगा अभी रुयन दीदी हिली थी, शायद उन्हें बचाया जा सकता है। मैंने डेथ सर्टिफिकेट उसके चेहरे पर फेंकते हुए कहा, अगर वो सच में जिंदा निकली तो हॉस्पिटल पर मर्डर का केस बनेगा और तुम भी बच नहीं पाओगी। वांग मनयुन चुप हो गई। मैं हंसते हुए क्रीमेटोरियम की गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में मैंने स्ट्रेचर पर पड़ी लियू रुयन को देखा और पाया कि उसकी उंगलियां हल्की हिल रही थीं। शायद एनेस्थीसिया का असर खत्म हो रहा था और उसे एहसास हो चुका था कि सच में उसका क्रीमेशन होने वाला है। मैंने ड्राइवर से कहा, भैया जल्दी चलाओ, मेरी सास मेरी वाइफ की बॉडी छीनना चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पूरी बॉडी के साथ जाए। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। रास्ते में मुझे पिछले जन्म की याद आने लगी। 10 साल बाद जब मैंने लियू रुयन को सड़क पर देखा था, वो पहले जैसी जवान और खूबसूरत दिख रही थी। मैं उसे पहचानने के लिए उसके सामने भागा था। उसने काफी देर बाद मुझे पहचान कर हंसते हुए कहा था, सिर्फ 10 साल में तुम मेरे दादा से भी बूढ़े लगने लगे। मैंने कांपती आवाज में पूछा था, तुम मरी नहीं थी? वो हंसकर बोली, मैंने तुमसे छुटकारा पाने के लिए फेक डेथ की थी। तब मुझे सब समझ आ गया था। अगर वो डिवोर्स लेती तो उसे अपनी आधी प्रॉपर्टी मुझे देनी पड़ती और चीटिंग का बदनाम टैग भी लगा, लेकिन फेक डेथ करके उसने सारा कर्ज मेरे सिर डाल दिया और खुद नई पहचान के साथ अपने लवर जी बोदा के साथ रहने लगी। फिर वो हंसते हुए बोली थी, असल में हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकी थी, तुम्हारे रोने की आवाज आज तक नहीं भूली। तुम आदमी होकर हंस जैसी आवाज में रो रहे थे, बहुत मजेदार था। उसकी हंसी सुनते सुनते मैं सीने को पकड़कर गिर पड़ा था। जी बोदा बोला, जान ये आदमी कहीं स्कैम तो नहीं कर रहा, चलो यहाँ से। और दोनों मुझे मरता छोड़कर चले गए थे। अब